नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। सियासत के गलियारों में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का परिवार जमीन खरीद के एक बड़े घोटाले में घिर गया है, जिस पर विपक्ष ने तीखे हमले बोले हैं। सवाल उठे हैं कि क्या मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद परियोजनाओं के हिसाब से जमीन परिवार को खरीदवाई। वहीं अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी और डकैती के आरोपों ने बीजेपी आलाकमान को कटघरे में खड़ा कर दिया है और नियुक्ति में आरएसएस घिर रहा है। और लखनऊ अग्निकांड जैसे हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं। बुलेटिन में इन खबरों के अलावा भी हैं जरूरी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेंगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल। आज आप हमारा ये बुलेटिन भी सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़ें उस सच के साथ जो आपसे सीधे सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। जमीन खरीद पर घिरा सीएम मोहन यादव परिवार, विपक्ष बोला बीजेपी स्टाइल का बड़ा घोटाला। यूपी में मुहर्रम जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हिंदूवादी नेता गिरफ्तार। राम मंदिर चंदा चोरी में योगी और नृपेंद्र मिश्रा के सुर अलग, आरएसएस पर उठे सवाल। लखनऊ की जली इमारत के पीछे भ्रष्टाचार की बू, अवैध निर्माण का सच आया सामने। अमेरिका ने ईरानी तेल पर दी 60 दिन की राहत, भारत को होगा फायदा। अब शुरुआत करते हैं सीएम मोहन यादव पर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोपों से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार पर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन में 168 एकड़ जमीन खरीदी। इनमें कई जमीनें नई सड़क परियोजनाओं और मास्टर प्लान से फायदा पाने वाले इलाकों में हैं, जिस पर हितों के टकराव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दिसंबर 2023 से लेकर 2025 के आखिर तक 137 प्लॉट खरीदे गए। इनकी कुल जमीन करीब 168 एकड़ बताई गई है। इन सौदों की कीमत करीब 45 करोड़ रुपए बताई गई है। खरीदारी सिर्फ 1-2 लोगों ने नहीं, इसमें पत्नी सीमा यादव भी शामिल हैं। बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव का नाम भी है। भाइयों, भाभी, भतीजे और चचेरे भाइयों के नाम भी सामने आए हैं। कई सौदे परिवार की रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए हुए। यहीं से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इन जमीनों का बड़ा हिस्सा नई सड़कों के आसपास है। कई जगहों पर सरकार ने बाद में सड़क परियोजनाएं घोषित की। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि इससे जमीनों की कीमत बढ़ेगी। कुछ जमीनें उन इलाकों में भी हैं जहां मास्टर प्लान में बदलाव हुआ। खेती वाली जमीनों को रिहायशी और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए खोला गया। इससे इन इलाकों की अहमियत बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने से पहले भी परिवार के पास बड़ी जमीनें थीं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदारी और तेज हो गई। साल 2025 में भी परिवार और उनकी कंपनियों ने 92 एकड़ में 62 प्लॉट खरीदे। विपक्ष ने जिस मामले को हितों के टकराव का मुद्दा बताया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा पहले भी सवाल उठा चुके हैं। उनका आरोप था कि जिन इलाकों में परिवार की जमीन है, वही मास्टर प्लान में बदलाव हुए। हालांकि मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सरकार के कुछ अधिकारियों ने कहा कि परिवार के कारोबार को मुख्यमंत्री से जोड़ना सही नहीं है। उनका कहना है कि परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट के कारोबार में है। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कारोबार है या फिर विकास परियोजनाओं और जमीन खरीद के बीच कोई टकराव है। इसी पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से मोहन यादव परिवार की जमीन खरीद को लेकर बड़ा हमला बोला और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे बीजेपी स्टाइल का बड़ा घोटाला बताया। सागरिका ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि कुल पारिवारिक खरीद 253 एकड़ तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि इनमें परिवार की कंपनियां भी शामिल हैं। सागरिका घोष ने सवाल उठाया कि इस मामले की जांच कौन करेगा। उन्होंने पूछा कि ईडी और आर्थिक अपराध शाखा क्यों चुप है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में छापे नहीं पड़ते। उन्होंने ईडी की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक से बढ़कर एक नेता चुनते हैं मोदी जी भी। जमीन घोटाले से लेकर
राम मंदिर में चढ़ावे की डकैती तक में एक्सपर्ट। अब अपने रिश्तेदारों के लिए जमीन घोटाला करवा रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो मोदी जी की ही चॉइस थे ना, तो इनसे इस्तीफा कौन लेगा भला। बरेली में मोहर्रम जुलूस के दौरान वायरल हुए पाकिस्तान जिंदाबाद वीडियो को पुलिस ने साजिश बताया। पुलिस का कहना है कि वीडियो कथित तौर पर साजिश के तहत बनाया गया। मामला हाफिजगंज इलाके के खैखेड़ा गांव का है। यहां मोहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दावा किया गया कि जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इसके बाद गांव के मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में अलग बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक दो लोगों ने गलत इरादे से एक बच्चे से नारे लगवाए, फिर उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो सबूत मिलेंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गांव के लोगों का कहना है कि ये मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश थी। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी पहले भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर चुका है। हालांकि इन आरोपियों की पुलिस जांच कर रही है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की रकम चोरी के आरोपों पर जांच जारी है, जबकि योगी आदित्यनाथ और नृपेंद्र मिश्रा के बयान अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे साजिश बता रहे हैं, वहीं राम मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा गड़बड़ी की बात मान रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने कई गंभीर बातें कही। उनका कहना है कि निगरानी व्यवस्था कमजोर थी, सीसीटीवी का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और पैसे गिनने के नियमों का पालन भी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि दान कक्ष के पास शौचालय में नकदी मिली थी। कुछ संदिग्ध हरकतें कैमरे में भी दिखी, लेकिन 45 दिन बाद वीडियो अपने आप मिट जाते हैं, इसलिए पुरानी जांच मुश्किल हो सकती है। मिश्रा ने इसे खुली डकैती जैसा मामला बताया। उन्होंने कहा कि बैंक और निगरानी व्यवस्था दोनों में चूक हुई। उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि सिर्फ संघ से जुड़े होने के आधार पर नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि सिर्फ आरएसएस या स्वयं सेवकों से जुड़े होने के आधार पर मंदिर कर्मचारियों की नियुक्ति करने का तरीका काम नहीं कर रहा है। हालांकि इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पैसे संभालने की जिम्मेदारी देने का यही एकमात्र आधार था? सच में ये तो कमाल है। उधर योगी आदित्यनाथ ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच सच सामने लाएगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या को बदनाम करने की साजिश हो रही है। सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर दान विवाद में पीएम मोदी पर बड़ा निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर में हुई शर्मनाक लूट के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि मंदिर की सफाई और भगवान राम की पवित्र मूर्ति की सुरक्षा के लिए जिन लोगों की नियुक्ति मोदी ने की थी, उन्हीं लोगों ने यह काम किया। लेकिन इसके बजाय उन्होंने सच्चाई में भक्तों को निराश किया और कथित रूप से लूट की गई। इन लोगों पर तुरंत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। लखनऊ में कोचिंग बिल्डिंग में आग, 15 की मौत। क्या सिस्टम की लापरवाही ने ली लखनऊ में 15 लोगों की जान? ममता बनर्जी को बागियों ने अध्यक्ष पद से हटाया और अमेरिका ने ईरानी तेल पर दी राहत, भारत को फायदा। लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत हुई। ज्यादातर छात्र थे, 5 लोग घायल भी हुए। दोपहर करीब 2:30 बजे आग लगी थी। उस समय दूसरी मंजिल पर क्लास चल रही थी। अचानक धुआं फैलने लगा। बाहर निकलने का रास्ता ठीक नहीं था। इसी वजह से कई छात्र अंदर फंस गए। हालात इतने खराब हो गए कि कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। कई छात्रों को बाहर निकाला गया। ग्राउंड फ्लोर पर पालतू जानवरों की दुकान भी थी। वहां 4 से ज्यादा जानवर भी आग में मारे गए। शुरुआती जानकारी में एसी की डक्ट से आग लगने की आशंका है। पुलिस ने इमारत के 3 मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 सरकारी अधिकारियों को भी निलंबित किया है। उन पर लापरवाही के आरोप हैं। सरकार ने 2 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई। लखनऊ अग्निकांड वाली इमारत को 2016 में तोड़ने का आदेश हुआ था। वजह थी अवैध निर्माण, लेकिन 2 महीने में ही उसे वापस ले लिया गया। 10 मई 2016 को आदेश जारी हुआ था, लेकिन यह आदेश ज्यादा दिन नहीं चला। 5 जुलाई 2016 को ध्वस्तीकरण आदेश वापस ले लिया गया।
अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यह इमारत मूल रूप से रिहायशी इस्तेमाल के लिए मंजूरी इसकी हुई थी। साल 2014 में इसका नक्शा पास हुआ था, लेकिन बाद में इसमें तय सीमा से ज्यादा निर्माण हुआ। इसके बाद यहाँ व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई। इमारत में कोचिंग सेंटर, पालतू जानवरों की दुकान और दूसरी गतिविधियां चल रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जमीन के इस्तेमाल के नियमों का उल्लंघन हुआ। यही अब जांच का बड़ा मुद्दा बन गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। अब यह भी देखा जा रहा है कि ध्वस्तीकरण का आदेश क्यों हटाया गया था। यानी आग के बाद सिर्फ हादसे की नहीं, पुराने फैसलों की भी जांच शुरू हो गई। और इस सवाल अब जवाब मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि हर घटना के बाद मालूम चलता है कि इमारत अवैध तरीके से बनी थी। क्या देश भगवान भरोसे चल रहा है? टीएमसी के बागी नेताओं ने ममता बनर्जी को हटाने का दावा करते हुए अरूप रॉय को पार्टी का नया चेयरपर्सन घोषित कर दिया। बागी गुट ने दावा किया कि यही असली टीएमसी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब अध्यक्ष नहीं। हालांकि उन्होंने ममता को मुख्य सलाहकार बनाने की बात भी की। बागी नेताओं ने 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति भी बनाई। इसमें 4 उपाध्यक्ष और 4 महासचिव चुने गए। ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि सब कुछ पार्टी संविधान के अनुसार हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द राज्य और जिला समितियां बनाई जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि बैठक में अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लिया गया। मंच पर ममता और अभिषेक की तस्वीरें भी नहीं थी। उधर ममता के समर्थक इस फैसले को मानने को तैयार नहीं। पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह नया ढांचा नहीं बनाया जा सकता। कतर के बारजान गैस प्लांट में विस्फोट और आग से 12 भारतीयों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं 66 लोग घायल हुए। इनमें कई देशों के नागरिक शामिल हैं। कतर की कंपनी कतर एनर्जी ने बताया कि हादसा तकनीकी खराबी से हुआ। कंपनी ने साफ कहा, ये कोई हमला नहीं था। ये प्लांट लंबे समय से बंद था। जरूरी मरम्मत के बाद इसे शुक्रवार को ही शुरू किया गया, लेकिन 2 दिन बाद ही हादसा हो गया। यह हादसा दुनिया के ऊर्जा बाजार के लिए भी अहम है। कतर दुनिया के बड़े गैस उत्पादकों में शामिल है और भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कतर से मंगाता है। भारत अपनी प्राकृतिक गैस का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है। इनमें करीब 40% गैस कतर से आती है। ऐसे में इस हादसे का असर ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है और भारत की सप्लाई पर भी नजर बनी रहेगी। अमेरिका ने 60 दिनों के लिए ईरानी तेल पर ढील दी है, जिससे भारत समेत कई देशों को सस्ता तेल मिलने का रास्ता खुल सकता है। यह फैसला स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के बाद आया। दोनों देशों के बीच शुरुआती बातचीत को सकारात्मक बताया गया। इसके बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अस्थायी छूट जारी की। ये छूट 21 अगस्त तक लागू रहेगी। इस दौरान ईरान दुनिया के ज्यादातर देशों को तेल बेच सकेगा। इस फैसले से ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। वहीं दुनिया में तेल की सप्लाई भी बढ़ सकती है। इससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम पड़ सकता है। भारत के लिए भी यह खबर अहम मानी जा रही है। भारत कभी ईरानी तेल का बड़ा खरीदार था, लेकिन 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद खरीद बंद करनी पड़ी थी। अब अगर यह राहत आगे भी जारी रहती है तो भारत के पास एक और विकल्प होगा। इससे सस्ते तेल की उपलब्धता बढ़ सकती है और ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हो सकती है। अमेरिका के दावे के बावजूद ईरान ने परमाणु निरीक्षण पर पूरी सहमति से इनकार किया। दरअसल दोनों देशों के दावों में फर्क दिख रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु निरीक्षण के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे बड़ी सफलता बताया, लेकिन ईरान ने इस दावे को पूरी तरह नहीं माना। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सहयोग होगा, लेकिन वो अपने कानूनों के मुताबिक होगा। ईरान ने साफ किया कि हर जगह खुली छूट नहीं होगी। निरीक्षण जरूरत के हिसाब से ही होगा। कुछ परमाणु ठिकानों पर ही पहुंच दी जाएगी। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दावा दोहराया। उन्होंने कहा कि ईरान बड़े हथियारों की जांच के लिए राजी होगा। ट्रंप ने इसे परमाणु ईमानदारी के लिए जरूरी बताया। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.